दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान की जितनी भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में, उन सभी की क्लासेस कर ली हैं। और उसके बाद में हमने रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लासों पर चर्चा की, जो 18 क्लासों में कंप्लीट हो गई है। और आज से हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की। इसमें भी हम देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे की बुक का सलूशन, और डेली बेस पर यह 50 एमसीक्यू यहाँ पर हम देखेंगे जो व्याख्या के साथ में होंगे। और इस प्रकार यह आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है फिजिक्स और रसायन विज्ञान की, तो उन क्लासों को देख सकता है। और आज से शुरुआत करेंगे हम जीव विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तो एक बार सभी लोग चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो शुरुआत करेंगे हम जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की देखा जाए तो मुख्य दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक जंतु विज्ञान, और दूसरी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की अगर खोज की बात की जाए तो जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर और सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो उसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। जीवाणु विज्ञान की बात की जाए तो रॉबर्ट कोच ने। प्रतिरक्षा विज्ञान की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर ने। तो इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, और आपके सामने हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के प्रश्नों में हम देखेंगे लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रारूप। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी पटना में, सी जयपुर में, डी हैदराबाद में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2002 में। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको, तो हो जाएगा डी हैदराबाद में इसका केंद्र स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म जीव की अध्ययन सुविधा प्रदान करता है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यानी कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद में, बी बंगलौर में, सी दिल्ली में, डी चेन्नई में। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए हैदराबाद में। और यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें 4 1 कोशिका भित्ति नहीं होती, बी हरित लवक नहीं होते, नंबर 3 तारक केंद्रक होते हैं, नंबर 4 हीमोग्लोबिन होते हैं।
तो कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो इसमें क्या क्या है, तो अगर देखें हम, कोशिका भित्ति नहीं होती है। नंबर 2, हरित लवक नहीं होते हैं। नंबर 3, तारक केंद्रक होते हैं। नंबर 4, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे चारों होंगे और चारों किस ऑप्शन में मिल जाएंगे हमको? ई वाले ऑप्शन में, उपर्युक्त सभी। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में निम्न अंतर होता है। क्या क्या? जंतु कोशिका और एक तरफ पादप कोशिका दी गई है। देखते हैं, यह केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। नंबर 2, हरित लवक नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं। नंबर 3, जंतु कोशिका में देखते हैं 1 या 2 तारक केंद्रों सहित सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका में इनमें 2 छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। अगला देखते हैं, जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होते हैं। पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं या बने हुए हैं? 4 कथन या 4 पॉइंट दिए गए हैं और उनमें से हमको कूट के माध्यम से उनका उत्तर चुनना है। नंबर 1 है लुई पास्चर। नंबर 2, एम.जे. स्लाइडेन। नंबर 3, रॉबर्ट हुक। नंबर 4, टी. स्वान। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन कौन सा? एम.जे. स्लाइडेन और टी. स्वान, यानी कि लुई पास्चर और रॉबर्ट हुक नहीं होंगे। तो हमारा 2 और 4 उत्तर निकल कर आएगा डी वाले ऑप्शन से। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की क्रिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ए, प्रोटीन। बी, वसा। सी, विटामिन। डी, कार्बोहाइड्रेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, प्रोटीन। जो है कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि या विकास के सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर है। और देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है, प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? ए, अमीनो अम्ल। बी, डीएनए। सी, आरएनए। डी, नाइट्रोजन बेस। ई, उपर्युक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, अमीनो अम्ल। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। अगला है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ए, 10। बी, 15। सी, 20। डी, 25। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, 7। प्रोटीन बनाने के लिए 7 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। व्याख्या देखेंगे।
प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं ए स्टार्च में, बी वसा में, सी तेल में, डी प्रोटीन में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। प्रोटीन वस्तुतः अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर के लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिनमें से लगभग 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है एवं 10 उसे भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग विभिन्न अमीनो अम्लों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम्स, डी राइबोसोम्स, ई इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी क्रोमोसोम्स। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन परिवर्तन किसमें होता है। ए डीएनए में, बी आरएनए में, सी क्रोमोसोम्स में, डी राइबोसोम में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि जीन परिवर्तन किसमें होता है तो हो जाएगा हमारा ए डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवांशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं, आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ए कार्नबर्ग, बी जॉनसन, सी वेत्सन, डी ओचोया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कार्नबर्ग। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग ने किया था, इसीलिए इनको वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है हमको। ए 46, बी 48। तो क्रोमोसोम्स की संख्या अगर पूछी जाए तो हो जाएगी ए 46। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं में से क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होती है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम्स को ही आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। और यहाँ पर अगर सबसे बड़े गुणसूत्र की बात की जाए तो किसका सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है तो हो जाएगा ट्रीटिलियम सबसे बड़ा गुणसूत्र। और सबसे छोटा की बात की जाए, यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर छोटा की बात की जाए तो हो जाएगा शैवाल का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। और संख्या यदि आपको हम बताएं तो एक नए पेज पर हम आपको बताते हैं। मच्छर के गुणसूत्र, एक जगह पर आप लिख सकते हैं कि मच्छर के गुणसूत्र मक्खी, मधुमक्खी, आलू,
सॉरी, देखते हैं इनके तीनों के पहले। मच्छर के 6 गुणसूत्र होते हैं, मक्खी के 12, मधुमक्खी के 16, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, अगला पेज, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, इन तीनों के कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। अगले पेज पर देखते हैं। खरगोश के अगर देखें, खरगोश 44 हो जाएंगे। मनुष्य के आपको पता ही है। मक्का अगर देखा जाए, मक्का के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हो जाएगा 20। सेम के, सेम और कपास, इन दोनों के देखा जाए तो 22। आगे देखते हैं, सॉरी, नया पेज। घोड़ा के अगर पूछें, घोड़ा के कितने गुणसूत्र होते हैं? घोड़ा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर, कुत्ता, तो घोड़ा के कितने होंगे? 64, प्याज के 24, टमाटर के 42, कुत्ते के अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे 78। अगला पेज पर देखते हैं कुछ और। कबूतर के अगर देखे जाएं, कबूतर, तो कबूतर के होंगे 80। मटर के गुणसूत्र तो हो जाएंगे 14। मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हो जाएंगे 14। तो इस प्रकार हमने गुणसूत्रों पर कुछ महत्वपूर्ण जो थे उनके बारे में हमने बताया कि किसके कितने गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? ए. ग्रेगर मेंडल, बी. सी. कॉरेंस, सी. एच. जे. मूलर, डी. डब्ल्यू. बेटसन, ई. इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी. डब्ल्यू. बेटसन। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम दिया है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का नाम डब्ल्यू. बेटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवंशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिका किससे संबंधित है? ए. आनुवंशिकता से, बी. रक्तचाप, सी. पाचन तंत्र, डी. श्वसन तंत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए. आनुवंशिकता से। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है? ए. पाचन क्रिया में सहायता करना, बी. प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। व्याख्या इसकी दी गई है, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है? ए. कोशिका विभाजन का नियंत्रण, बी. कोशिका के कार्य का नियंत्रण, सी. प्रोटीन संश्लेषण, डी. हार्मोन्स का स्रावण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी. प्रोटीन संश्लेषण। व्याख्या इसकी देखेंगे, राइबोसोम यानी कि आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःप्रादपी जालिका अथवा नाभिक कला के साथ
संयुक्त होते हैं, इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेट ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ए गोल्गी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज C.D. डुबे ने की थी। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ए जीन संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, डी RNA संश्लेषण। इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, प्रोटीन संश्लेषण। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी या आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारित हेतु वर्ष 1968 में M.W. निरेनबर्ग तथा R.W. हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ए जेनेटिक कोड की खोज के लिए, बी रक्त समूहन के लिए, सी DNA की खोज के लिए, डी एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की खोज के लिए पुरस्कार मिला या नोबेल पुरस्कार मिला। DNA का मूल मात्रक है। ए विटामिन, बी न्यूक्लियोसाइड्स, सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी वसा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। DNA की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि DNA की प्रत्येक चमकदार या चक्करदार रचना में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आप। सूची 1 तथा सूची 2 की खोजें और वैज्ञानिकों के नाम सुमेलित हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से मिलाकर और कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो मिलाते हैं इसको हम। देखेंगे यहाँ पर DNA की संरचना। DNA की संरचना की बात करें तो हो जाएगा ए का हमारा नंबर 3 वाटसन और क्रिक। ABO यानी कि रक्त समूह की खोज कितनी थी की थी तो हो जाएगा लैंडस्टर, यानी कि इनका पूरा नाम है कार्ल एंड लैंडस्टीनर। और जंपिंग जीन की बात करें तो सी का हो जाएगा हमारा 2 बारबरा मैकक्लिनटॉक। और रेगुलेटरी जीन की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन, यानी कि 1 नंबर जैकब और मोनोड। तो इस प्रकार अगर देखें ए का 3 तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, चौथा ऑप्शन कट जाएगा। और बी का 4 तो दोनों ऑप्शन वही है। और सी का देखें 2, सी में 2 कौन सा आ जाएगा तो हमारा बी वाला कटेगा और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। DNA संरचना मॉडल वर्ष 1953 में वाटसन और क्रिक ने दी थी। ABO रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने वर्ष 1902 में की थी। जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकक्लिनटॉक ने वर्ष 1940 में मक्के के पौधे में की थी। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनोड ने की थी। अगला क्वेश्चन,
डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? ए प्रिस्टले, बी मॉर्गन, सी हरगोविंद खुराना, डी वाटसन और क्रिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वर्ष 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में छपे एक लेख में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ए टोबैको मोज़ेक वायरस में, बी स्मॉल पॉक्स वायरस में, सी सरकोमा वायरस में, डी 5x174 बैक्टीरियोफेज में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 5x174 बैक्टीरियोफेज में एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ए ब्लड ग्रुप, बी टिश्यू कल्चर, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी थ्रू जेनेटिक कोड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है हमको, तो हो जाएगा हमारा सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है? ए नियमित आकार के, बी सर्पाकार के, सी अनियमित आकार के, डी त्रिशंकु आकार के। तो जीन का आकार होता है सी अनियमित आकार के। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागत की इकाइयों में होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। यह सर्पाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? ए जीनोम, बी जीन समुदाय, सी जीन बस्ती, डी ऑटोसोम्स। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी जीन बस्ती। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया? ए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, बी ट्रांसजेनिक चूहे, सी ट्रांसजेनिक गाय, डी ट्रांसजेनिक बकरी। चारों ऑप्शनों में से जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले क्या बनाया गया था? तो हो जाएगा हमारा ए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर दी गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा वर्ष 1974 में बनाया गया। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? ए टोनोप्लास्ट, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी सेल प्लास्ट, डी नाभिकीय झिल्ली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ए बैक्टीरियम, बी ब्रेड मोल्ड, सी माइकोप्लाज्मा, डी वायरस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी माइकोप्लाज्मा। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु
जंतु कोशिकाओं में नहीं। ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका कला, सी नाभिक, डी लवक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कोशिका द्रव्य। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर है यही कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि हरे पौधों की वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हरित लवक, नंबर 2 अवर्णी लवक, नंबर 3 वर्णी लवक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। देखते हैं इसके चारों ऑप्शनों को। ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रका, डी प्लाज्मा झिल्ली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। ए ऑटोगेमी स्वयुग्मन, बी एलोगेमी, सी जेनोगेमी परिनिषेचन, डी सजात पुष्पी परागण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑटोगेमी। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी स्वयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है। ए स्टोमेटा, बी लेंटिकल्स, सी क्यूटिकल, डी ये सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ये सभी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पौधों में गैसों का विनियमन स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छालों में, जबकि क्यूटिकल अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा में उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है। ए पर्यावरण, बी जनन विज्ञान, सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डी व्यापार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जनन विज्ञान। क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित है। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। ए पिता पर, बी दादा पर, सी नाना पर, डी माता पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ए हवा, बी आग, सी पानी, डी कीट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी आग। परागकण के लिए आग आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ए प्रोटीन, बी विटामिन सी, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी साइटोप्लाज्मा द्वारा, डी न्यूक्लियस द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी
न्यूक्लियस द्वारा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिक इकाई है। ए गुणसूत्र, बी सिस्ट्रॉन, सी डीएनए, डी जीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी जीन आनुवांशिक इकाई है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई हैं, अर्थात इसी से हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आँखों का रंग कैसा होगा या हमारे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ए आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र, बी कोशिका, सी नीट्रा का अध्ययन, डी मांसपेशियों का अध्ययन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता, जीवों की भिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ए ऊतकों का, बी विषाणुओं का, सी वायरसों का, डी कीटाणुओं का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ऊतकों का। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो ऊतकों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतक है एक पेपर का प्रकार, बी दवा, सी समान कोशिकाओं का समूह, डी कपड़े की किस्म। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऊतक है एक समान कोशिकाओं का समूह। अगला क्वेश्चन, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी रदरफोर्ड ने, डी मेंडलीफ ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मेंडल ने गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम उनमें से एक। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन यानी कि युग्मक का निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। और यहाँ पर आगे देखेंगे हम कोशिका तथा आनुवांशिकता लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 तथ्यात्मक प्रारूप यानी कि तथ्यों के रूप में इन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम्स में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला पॉइंट, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग तकनीक का प्रयोग करता है। कौन करता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए
को अलग किया था? किसने? फ्रेडरिक हाफ मिस्चर ने। अगला क्वेश्चन, जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो तथा वंशावली से डीएनए परीक्षण के संबंध में विषय विषम है। कौन? पोलियो। अगला पॉइंट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो होगा होमो नलेडी। अगला पॉइंट, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है? कौन सा? ऑर्गेनोक्लोरीन। अगला पॉइंट, कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? क्या होगा? उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट की परत में कुछ ग्रंथियां या ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है? कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक। अगला, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे? किसने? ग्रेगर मेंडल ने। अगला पॉइंट है, आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है? क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति। अगला पॉइंट, विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? किसने? चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई है? क्या है? कोशिका। अगला पॉइंट, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकता या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में कहा जाता है? किसमें? यूजेनिक्स में। अगला पॉइंट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है? क्या नाम है? पुनः संयोजन यानी कि डीएनए प्रौद्योगिकी। तो आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और उनको जहाँ पर आवश्यकता के अनुसार उनकी व्याख्या पर भी चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो प्लीज़ सभी लोग अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।